नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर करवाते हैं कि आखिर आने वाले हफ्ते में आपको किन किन स्तरों पर ध्यान रखना होगा। जी हां, कोशिश हमारी यही होती है कि आपको इंडेक्स स्तरों पर सेक्टर स्पेसिफिक अगर रणनीति बनानी हो तो इस शो के जरिए एक आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि अगले हफ्ते जब आप बाजार में उतरें तो आखिर किस तैयारी के साथ उतरना चाहिए, निचले और ऊपरी स्तरों पर किन किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे बजिंग सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो अगले हफ्ते में स्टॉक और स्पेसिफिक एक्शन दे सकते हैं। चलिए इन सब के बीच में जरा सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं और बहुत सारे जो दर्शक हैं उनकी जो शिकायतें थी वो भी हमने दूर कर दी। हम इस शो में आपके सवालों को भी शामिल कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह सर और 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इस चर्चा में समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं वो तरीके जान लीजिए। YouTube के जरिए आपको अपना सवाल हम तक का पहुंचाना है और आप अपना सवाल जब भेजिए तो याद रखिए कि आप अपने सवाल के साथ स्पष्ट रूप से अपना नाम और किन किन स्तरों पर आपने खरीदारी की है वो जरूर बताइए और इसके साथ ही ये भी बताइए कि आपका नजरिया क्या है। हम उन सवालों को सिर्फ YouTube से लेते हैं तो YouTube पर ही आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब जरा इस हफ्ते बाजार की क्या चाल रही है उस पर एक निगाह डालें, यानी दिस वीक मार्केट सबसे पहले आपके सामने वो रखते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो जी हां, निफ्टी ने इस पूरे हफ्ते जिस तरह का उतार चढ़ाव भरा हुआ कारोबार था उसमें जिस तरह की रैली साफ तौर पर नजर आई उसमें बहुत ही शानदार स्तरों पर पॉजिटिव रिटर्न दिया। लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न हमें निफ्टी में नजर आया। बैंक निफ्टी जो एक वक्त पे आउट परफॉर्म कर रहा था बीच के कुछ मार्केट में और आज में जो है उस पर एक प्रेशर हमने देखा और उसकी वजह से 0.3% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया इस उतार चढ़ाव मार्केट में। अब ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें, निफ्टी मिड कैप देखिए 2.6% यानी लगभग 2.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न यहां पर नजर आया। निफ्टी स्मॉल कैप में 5.4 यानी 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। अब चलिए सेक्टर स्पेसिफिक भी आपके सामने तस्वीर रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आईटी देखिए, आज हालांकि प्रेशर जरूर रहा लेकिन उसके बावजूद पूरे हफ्ते देखें तो 1.3% का यहां पर पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। निफ्टी एफएमसीजी यानी खपत वाला कंजम्पशन वाला क्षेत्र लगभग 2.5% का यहां पर हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी की बात करें तो 2.2% की यहां पर पॉजिटिव रिटर्न नजर आई और निफ्टी एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग हम कह सकते हैं कि 6% का नजर आया पॉजिटिव रिटर्न। इसके अलावा आप अगर बाकी सेक्टर्स की भी बात कर लें, फार्मा की, पीएसयूज बैंक की, ऑटो, एनर्जी, इन सभी पॉकेट में बेहतरीन रुझान देखने को मिले, कम या ज्यादा लेकिन पॉजिटिव तो तमाम इंडेक्स रहे। चलिए अब इसी चर्चा में सबसे पहले सचिन को जरा टेक्निकल लेवल्स पर राय उनसे लेते हैं। सचिन, जरा हमें बताइए कि आज के बाजार की जो चाल रही है, जाहिर सी बात है एक जो कल भी हम बातचीत कर रहे थे कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कुछ सेक्टर में देखने को मिले, उसका एक इम्पैक्ट हमने आज देखा। लेकिन अब जो निवेशक हैं जब सोमवार को उतरेंगे तो आप बताइए कि निचले स्तरों पर और ऊपरी स्तरों पर किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए इस बाजार के ट्रेंड्स को देखते हुए। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। देखिए अगर लेवल्स की बात करें निफ्टी में स्पेसिफिकली तो जैसे कि हम कल के ट्रेडिंग सेशंस में कल के आपके शो पर भी डिस्कस कर रहे थे कि 22,600 22,550 वो एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है जिसके ऊपर हमें डिसाइसिवली सस्टेन करना बहुत जरूरी है। एंड अराउंड दैट लेवल से ही आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमने जो 70-80 पॉइंट का जो गेन देख रहे थे मॉर्निंग से ही वो थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होती हुई दिखाई दी है। सो मेरे हिसाब से मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में जो लेवल्स वॉच आउट रखने चाहिए वो हायर साइड में रहेंगे 22,600 22,650 के। उसके ऊपर अगर हम डिसाइसिवली सस्टेन करते हैं तो फिर पॉसिबली 22,800 22,900 वो लेवल्स ओपन होते हुए नजर आएंगे। वाइल ऑन द लोअर साइड पर अगर हम देखें तो 22,300 के आसपास में अभी के लिए एक सपोर्ट नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी अगर हम देखें सो लाइक हाईएस्ट राइटिंग जो है पुट साइड से वो करीब 22,300 के आसपास में बनती हुई दिख रही है। सो 22,300 अभी के लिए एक अच्छे सपोर्ट्स हो सकते हैं। इनकेस 22,300 के सपोर्ट्स के नीचे हम सस्टेन करते हैं नेक्स्ट वीक में तो फिर पॉसिबली वापस से करेक्शन 22,100 और 22,000 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बट 22,300 अभी के लिए एक अच्छे सपोर्ट्स लेवल्स बने हुए हैं और
मंडे में अगर हम 22,600 650 इस रेंज को ब्रेक कर देते हैं, पॉसिबली अप मूव अगेन 22,800 22,900 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। इवन अगर 22,800 22,900 उन रेंज के ऊपर भी अगर सस्टेन होता हुआ दिखता है मोमेंटम, तो फिर फर्दर रिवर्सल के जो है वो कंफर्मेशंस मिलते हुए नजर आएंगे और उसके ऊपर सस्टेन होते ही ओपन होते हुए नजर आएंगे। हायर साइड में टारगेट करीब 23,000 23,200 तक के लिए। बट अभी के लिए जिस तरीके से यहाँ पर 600 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, तो हम थोड़े से लिमिटेड टारगेट्स लेके ही ऊपर में चल रहे हैं। एंड बात करें अगर बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी में ऑन दी हायर साइड जो हर्डल्स है वो बने हुए नियर अराउंड 49,000 के आसपास में। मुझे लगता है 49,000 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सस्टेन अगर बैंक निफ्टी होता है फिर पॉसिबली अप मूव करीब 49,800 और 50,000 तक के लिए कंटिन्यू होना चाहिए। तो एक 49,000 ऑन दी हायर साइड, इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर सपोर्ट्स पर फोकस करें तो अभी के लिए एक इमीडिएट बेस इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है 48,000 के अराउंड। 48,000 47,800 वही एक बेस बने हुए हैं विच इज एक्टिंग एज एन सपोर्ट लेवल। अगर वो फर्दर सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर डाउन साइड्स में स्लिप होता हुआ बैंक निफ्टी भी नजर आ सकता है। ठीक है, तो निफ्टी के लेवल्स का ध्यान दीजिए। ऊपरी स्तरों पर 22,600 22,650 एक अहम लेवल है। इसको अगर कायम रखता है, यहां से अगर ऊपर जाता है तो आप याद रखिए 22,800 22,900 तक के लेवल्स सोमवार को हमें देखने को मिल सकते हैं या आने वाले वक्त में देखने को नजर आ सकते हैं। नीचे से जो सपोर्ट है वो 22,300 का है, बहुत अहम और क्रूशियल सपोर्ट है। बैंक निफ्टी देखिए, अगर 49,000 का जो स्तर हम ऊपरी स्तरों पर देख रहे हैं वहां सस्टेन होता है तो 49,800 900 50,000 तक भी जा सकता है, लेकिन निचले स्तरों पर 48,000 47,800 ये लेवल्स का आपको बैंक निफ्टी में ध्यान रखना होगा। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज हमारी दोपहर में जब चर्चा हो रही थी तो हम तमाम जो दर्शकों के सवाल के जवाब दे रहे थे, उसमें जाहिर सी बात है कि पावर ऊर्जा जो क्षेत्र है उस पर आप काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे थे। और आज हम देखें, ख़ास तौर पे अगर हम पूरे हफ्ते के डेटा को देखें तो निफ्टी एनर्जी ने लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इन तमाम आंकड़ों और जाहिर सी बात है ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार समर्थित भी हैं, बहुत सारी चीज़ें तमाम अब चूंकि समर सीजन भी शुरू हो रहा है तो ये एक फैक्टर भी हमें देखना होगा। आप बताइए कहाँ नज़र रखी जाए। धन्यवाद प्रशांत भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आपने सही फरमाया प्रशांत भाई। सुबह जब हम जुड़े थे तो ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के हमारा नजरिया काफी सकारात्मक, पर ये नजरिया सकारात्मक प्रशांत भाई काफी लंबे समय से रहा है। एक तो ऊर्जा की किल्लत काफी लंबे समय से हमारे देश में है। दूसरी, जो नीतियां सरकार ने लागू की हैं और जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी होगी हमारे देश में, अभी तो मार्च का महीना शुरू हुआ है लेकिन फरवरी में ही हमने गर्मी का पारा, खास करके हम जहां से हैं बंबई से, वहां पर 35 डिग्री के पार चला गया था। मार्च तो अभी शुरू हुआ है, अप्रैल मई का प्रकोप अभी बाकी है देखना। और अगर बंबई जैसे शहर में इस प्रकार की गर्मी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं उत्तर भारत और बाकी अन्य प्रदेशों में किस प्रकार की परिस्थिति होती है, जहां पर ऐसे ही गर्मी के सीजन में पारा बहुत ही ऊपर रहता है। तो ऊर्जा की मांग जो है प्रशांत भाई वो बढ़ती हुई नजर आएगी। एक विकल्प आप ये भी ले सकते हैं कि जिस प्रकार से एसीज और कूलर्स की मांग पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, एसी बनाने वाली कंपनियों ने ये भी कहा है कि उनके पास और कोई इलाज नहीं है बल्कि अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने के लिए, और सप्लाई पाइपलाइन को लेकर भी कुछ दिक्कतें हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र में पहले तो 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं ऊर्जा में: ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण। तो ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर है। ऊर्जा वितरीकरण में भारत में स्थापित सरकारी कंपनी जिसका मेरे ख्याल से 70-80% वितरीकरण में कामकाज करती हुई है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऊर्जा उपकरण में एक छोटी मझौली कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका नाम है केईसी इंटरनेशनल। तो ये पूरा समीकरण आपको सामने रखना चाहिए जब आप ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का निर्णय लेते हैं। का बहुत ही विस्तृत नजरिया ऊर्जा उत्पादन इन तमाम क्षेत्र को देखते हुए। चलिए अब आपके सवालों को चर्चा में शामिल करते हैं। बहुत सारे दर्शक शिकायत कर रहे थे कि
जो अगले हफ्ते की तैयारी हर शुक्रवार को हम करते हैं उसमें आपके सवालों को नहीं लेते हैं। उसकी एक वजह ये रहती थी कि हम चाहते थे कि सेक्टर्स पर ज़्यादा चर्चा हो, लेकिन आपकी शिकायत भी हम दूर कर रहे हैं, कुछ सवालों को भी हम शामिल करेंगे। सुमित कुमार पटना से, इन्होंने यूट्यूब पर सवाल हम तक पूछा है, ITI लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। और सचिन ज़रा बताइए, और 100 शेयर हैं इनके पास, 507 की प्राइस पर इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? लेवल से बाइंग है इनका प्रशांत जी, एंड कंटिन्यू करेक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। वीकली चार्ट्स थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया है, हालांकि अभी के लिए अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट्स के पास में जो है मूव करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, और वो सपोर्ट लेवल है करीब 230। उन लेवल्स को लेवल से ही इवन रिवर्स होता हुआ भी हमें देखने को मिला है, और ये 100 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के लेवल्स हैं। मुझे लगता है इमीडिएट लेवल अभी 230, उसके स्टॉप लॉस के साथ में बने रहिए। कुछ एक पुल बैक मूव मिलते हैं अगर 330 तक के लिए, तो वहां पर एक बार एग्जिट के बारे में सोचिए, बिकॉज काफी ऊपर की पाएंगे। वो लेवल्स अभी के लिए चेस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और रिकवरी मूव में 330 ये लेवल्स हो सकता है पॉसिबली कमिंग डेज में हमें देखने को मिले। सो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, जब तक के लिए 230 का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिए। यहाँ पर आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई। शिवानी श्रीवास्तव का सवाल लेते हैं, और इन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की हुई है, और यहाँ पर जो है वो राय जानना चाहती हैं कि आखिर LIC हाउसिंग फाइनेंस पे क्या नज़रिया बन रहा है। 540 की इनकी खरीदारी है, बताएं गौरांग क्या करना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में 540 की इनकी खरीदारी? प्रशांत भाई, क्षेत्र और कंपनी का चयन जो किया है वो अच्छा है, और अनिवार्य होगा हमारे लिए डिस्क्लोजर देना कि LIC हाउसिंग पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है। ब्याज दरों में कटौती हुई है 5 साल के बाद, और इस वर्ष यानी कि नए वित्तीय वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 2025 से शायद 2 और ब्याज दरों में कटौती आने की संभावना है, 25-25 बेसिस पॉइंट की, अगर महंगाई दर नियंत्रण में रही और नीचे आई। और यहाँ से दूसरी तरफ जब ब्याज दरें घटती है तो मेरे ख्याल से एक सीधा सीधा सकारात्मक असर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को होता है, क्योंकि इनकी लोन की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे लोन बुक ग्रोथ होती है, और ब्याज दरों में कटौती होने के कारण EMIs भी कम होती है लोगों की, जब वो घर खरीदारी की सोचते हैं और आखिरकार घर खरीदते हैं। पेरेंट कंपनी की बैकिंग अच्छी है, और रियल एस्टेट क्षेत्र आने वाले समय में अच्छा करना चाहिए। तो एक प्रतिबिंब जो होता है, अगर कोई एक क्षेत्र अच्छा करता है तो उसका सकारात्मक असर दूसरे क्षेत्र पर भी करता है। जैसे रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है तो उसका प्रतिबिंब सकारात्मक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर भी पड़ता है। तो खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। लक्ष्यांक अगर आप हमें पूछते हैं तो करीबन 750 के आसपास के लक्ष्यांक हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। लंबी अवधि के लिए 750 तक के लक्ष्य LIC हाउसिंग फाइनेंस पे नजर आते हुए, और बुलिश नजरिया गौरांग सर की तरफ से। नवीन शर्मा का सवाल लेते हैं, अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है। NTPC ग्रीन एनर्जी पर राय जानना चाहते हैं। 2992 शेयर हैं और लगभग 99-99.5 रुपए के आसपास लिया इन्होंने। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, बताएं सचिन, NTPC ग्रीन 1 साल के नजरिए से और 99.5 रुपए की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए? निशान जी, डेटा तो बहुत ज्यादा नहीं है चार्ट्स पर टेक्निकली, बट यस अगर रिसेंटली देखें तो 84 के लेवल्स के आसपास से एक अच्छा रिवर्स होता हुआ नजर आया स्टॉक। मुझे लगता है कि इमीडिएट 84-85 इन्हीं लेवल्स का एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। साल भर का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं पोजीशंस। 99 के आसपास की आपने बाइंग बताई है लेवल्स इनके, मुझे लगता है कि मिल जाएंगे वो लेवल्स, इजीली मिल जाएंगे। वन उसके ऊपर भी अच्छे मोमेंटम्स जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। सो अभी के लिए मेरे सजेशन यही रहेगा, होल्ड करिए, 85 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिएगा। अप साइड में कोई भी अगर अपसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हैं करीब 800 110 115 के आसपास में, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इन सब के बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा जरा सामने लेकर आइए। बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमारे एक दर्शक का सवाल लेते हैं। इनका नाम है राजेश जायसवाल, और इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में 245 रुपए की बाइंग प्राइस से खरीदारी की है। 100 शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। गौरांग सर जरा बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा 245 की खरीदारी, लंबी अवधि का नजरिया। प्रशांत भाई देखिए, हमारा ये मानना है कि वित्तीय क्षेत्र बहुत शानदार रुझान करेगा आने वाले लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए, और उसका कारण ये है जिस प्रकार से इनकी मांग बढ़ेगी, और हमने अभी अभी टिप्पणी की ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना है नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2025 से। सरकारी बैंक की कोई श्रेणी में अगर आप देखने जाए तो तीसरी तिमाही के नतीजे अमूमन जो कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में, वो सभी के नतीजे अच्छे आए थे और कुछ के अनुमान से बेहतर आए थे।
अच्छा खासा करेक्शन हमने सरकारी कंपनियों में देखा है और सरकारी बैंकों में भी देखा है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल लगता है हमें। और अनुमानित लक्ष्यांक जो हमने निर्धारित किए हैं वो करीबन 300 के आसपास के हैं। तो अगर आपने 225, 250 या उसके ऊपर खरीदारी की है, संख्या कम है आपके पास शेयर की और निवेश लायक पूंजी है, तो हम और जोड़ने की भी राय देंगे, पहली बात। और अगर किसी को नया निवेश करना है तो ये भी अनिवार्य होगा लंबी अवधि के लिए। तो यहाँ पर आपको काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया मिलता हुआ इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले हफ्ते किन इवेंट्स पर आपको नज़र रखनी है, ज़रा उस पर निगाह डाल लेते हैं। रक्षा रावत हमारी सहयोगी इसके बारे में जानकारी दे रही हैं। जी रक्षा। जी, तो देख लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या रहने वाले हैं, यानी कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर आपको अगले हफ्ते अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मंडे यानी 10 मार्च की। तो यहां पर इंडिया में एमफी का डेटा आने वाला है और कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक जो है वो बोर्ड मीटिंग करने वाला है फंड रेज को लेकर। इसके अलावा हुडको भी बोर्ड मीटिंग करेगा डिविडेंड पर विचार करने के लिए और बीईएल में डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन रहने वाला है। 11 मार्च की बात की जाए तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में यूएस में जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है। भारतीय बाजारों में इतना कुछ खास है नहीं। 12 मार्च की बात की जाए तो यहाँ पर यूएस में सीपीआई डेटा देखने को मिलेगा। भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और सीपीआई डेटा आपको देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पर देखें तो यहाँ पर हुडको जो है वो फंड रेज को लेकर बोर्ड मीटिंग करने वाली है। इसके अलावा हुडको शेयर में डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन भी रहने वाला है। 13 मार्च की बात की जाए तो यहाँ पर अमेरिका में पीपीआई डेटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा भी देखने को मिलेगा। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो ऑफकोर्स थर्सडे है तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी इस दिन रहने वाली है। 14 मार्च की बात करें यानी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की बात करें तो यहाँ पर होली के त्यौहार की छुट्टी रहने वाली है ताकि आप अच्छे से होली एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर शेयर मार्केट की छुट्टी रहने वाली है, यानी शेयर बाजार इस दिन कारोबार नहीं करेंगे, बंद रहेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको अगले हफ्ते अपनी नजर बनाकर रखनी चाहिए। शुक्रिया करेंगे रक्षा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। सचिन और गौरांग, समय कम है तो जरा फटाफट से अपनी कॉल बता दीजिए। सचिन सबसे पहले आप। प्रशांत जी, पहला कॉल मेरा यहाँ पर रिलायंस पर रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अच्छा रिवर्सल हमने जो है इस हफ्ते में कंटिन्यू होता हुआ देखा है। 1200 के ऊपर फाइनली जो इमीडिएट सपोर्ट्स थे उसके ऊपर क्लोजिंग जो है वो आती हुई नजर आई है। तो रिलायंस में 1250 के आसपास से एक बार बाइंग करने की सलाह रहेगी। लोअर साइड में 1200, 1200 का एक स्टॉप लॉस रखना है। अपसाइड मुझे लग रहा है 1330, 1350 वो टारगेट्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा कॉल जो है यहाँ पर वो यूपीएल में रहेगा। यूपीएल में भी अगर हम देखें डेली एज वेल एज वीकली स्ट्रक्चर्स तो काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। इमीडिएट जो है वो एक ब्रेकआउट्स लेवल्स के पास में जो स्टॉक ऑलरेडी मूव करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज में ये ब्रेकआउट्स और कंफर्म होते हुए नजर आएंगे। यहां पर थोड़ा सा अर्ली एंट्री लेने के लिए सजेस्ट करूंगा। तो ओपी यूपीएल में बाइंग की सलाह एट 630 के आसपास में जो कि क्लोजिंग हुई है और 610 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। अप साइड में 660 विल बी द टारगेट। रिलायंस 1350 और यूपीएल 660 तक के लक्ष्यों के लिए खरीदारी करके चलें। गौरांग सर अपनी पिक बताएं। दिग्गज विकल्प लेकर के आए हैं बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। ऑटो क्षेत्र की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम लिमिटेड, लक्ष्यांक 3400 के आसपास अनुमानित। और दूसरी है खपत क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी आईटीसी, करीबन अनुमानित लक्ष्यांक 550 के आसपास। दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर बता रहे हैं। टीसी और एमएनएम, ये आपको खरीदारी की सलाह और 1 साल का नजरिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर और इसके साथ ही सचिन, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।